गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं रोहित प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आरआर क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर की पहला पेपर पढ़ रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। कल लास्ट में हम लोगों ने शिक्षा के प्रकार पढ़े थे और आज का हमारा जो पहला पॉइंट है वो है शिक्षा के आवश्यक अंग। ठीक है फ्रेंड्स, शिक्षा के आवश्यक 3 अंग हैं। कौन कौन से? शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम से हमने आपको मतलब बताया था कि इसमें बुक्स वगैरह और साथ ही कैरिकुलम भी आ जाएगा, सिलेबस प्लस कैरिकुलम। ठीक है, और मैंने ये एरो इसलिए बनाए हैं क्योंकि जॉन डीवी साहब ने कहा था कि ये त्रिमुखी प्रक्रिया है और इसी के साथ इस एरो का मतलब ये है कि ये तीनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्राचीन काल की। बात कर लें हम कि प्राचीन काल में क्या स्थिति थी, प्राचीन काल में और वर्तमान समय में। ठीक है, तो प्राचीन काल में जो शिक्षक था, जो शिक्षक का स्थान था वो प्रमुख था। ठीक है, शिक्षक का स्थान जो था वो कैसा था? प्रमुख। और जो छात्र था वो कैसे था? वो गौण था। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, पहले के टाइम पे गुरु छात्रों को शिक्षा देते थे, वो मौखिक विधि द्वारा और उच्चारण करवाते थे और चीज़ों को कंठस्थ करवाते थे। तो वहाँ पे शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक हुआ करती थी, इसलिए वहाँ पे शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान हुआ। और बालक क्या करता था? बालक सिर्फ और सिर्फ उसको सुनता था। ठीक है, अब बात करते हैं वर्तमान समय में। तो वर्तमान समय में जो है वो छात्र का स्थान जो हो गया वो हमारा कैसा हो गया? प्रमुख हो गया। और जो बात करें तो शिक्षक का स्थान है, शिक्षक का जो स्थान है वो सुविधादाता के रूप में है। जैसे कल हमने सुविधादाता, कल हमने बताया था कि अप्रत्यक्ष शिक्षा बताई थी, उसमें बालक स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा, सीखेगा। अगर वो कहीं पे अटकता है तब शिक्षक वहाँ पे उसकी मदद करेगा। ठीक है, या फिर यहाँ पे सुविधादाता के पथ प्रदर्शक के रूप में भी हो सकता है, और भी टर्म है पथ प्रदर्शक के रूप में। ठीक है, भूमिका निभाता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब बात करते हैं पाठ्यक्रम। जैसे ये पाठ्यक्रम है तो पाठ्यक्रम के निर्माण की बात कर लेते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण, तो पाठ्यक्रम का निर्माण को किस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करते हैं? तो सबसे पहली चीज़ है वो है बालक की रुचि, अभिक्षमता और योग्यता। और भी हो सकते हैं जो भी बालक के लिए सुटेबल हो। जैसे यहाँ पे और लगाना सही नहीं होगा, यहाँ पे कॉमा लगा लीजिए। यहाँ पे आयु आदि को ध्यान में रखा जाता है। साथ ही प्लस समाज या कहें देश की आवश्यकता, समाज और देश की आवश्यकता, ये दोनों टर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो भी पाठ्यक्रम का निर्माण होता है वो तो बालक की रुचि वगैरह, रुचि, अभिक्षमता, योग्यता को ध्यान में रखते किया जाता है। और दूसरा हमारा है कि वह समाज और देश की जो भी वर्तमान में आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए किया जाता है। ठीक है, अच्छा एक टर्म और है, ये देखिए अभिक्षमता दिया हुआ है। तो अभिक्षमता के बारे में हम बता दें कि जैसे अभिक्षमता है कि उसके अंदर कितनी क्षमता है ग्रहण करने की। अभिरुचि मतलब उसकी रुचि किस विषय में है, या फिर अभिव्यक्ति। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसमें मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अभी का क्या मतलब है। ठीक है, अभी का मतलब होता है स्वयं की। ठीक है, मतलब स्वयं की क्षमता, स्वयं की। साइकोलॉजी में ये टर्म आपको देखने को मिलेगा कि अभिक्षमता, अभियोग्यता। ठीक है, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति मतलब यहाँ पे इसका टर्म हो गया। अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि स्वयं की जो भी विचार हैं वो। ठीक है, या स्वयं की जो रुचि है वो। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं
शिक्षण अधिगम परिस्थिति। ठीक है, शिक्षण अधिगम परिस्थितियां क्या क्या हैं? देखिए, सबसे पहली चीज ये भी जो है वो शिक्षा के प्रमुख अंग है, मतलब प्रमुख अंग तो वो 3 थे, ये भी अंग हैं। कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। शिक्षण विधियां, वातावरण, सहायक सामग्री, और क्या है? शिक्षण विधियां, पाठ्यक्रम मूल्यांकन, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन। ठीक है, देखिए क्या है, शिक्षण विधियां या प्रविधियां बोले। ठीक है, देखिए शिक्षण विधि क्या होती है कि बच्चे को किस तरीके से पढ़ाया जाए कि वो अच्छे तरीके से सीख सकें। ठीक है, कोई बच्चा कोई चीज़ नहीं समझ पा रहा है, उनको किस प्रकार की विधि या प्रविधि इस्तेमाल करें, क्योंकि हर बच्चे की क्षमता, रुचि, सब चीज़ें अलग अलग होती हैं। हम एक पर्टिकुलर ऐसी विधि का इस्तेमाल करेंगे ताकि सभी बच्चों को एक साथ सही से समझ में आ जाए। वातावरण क्या होता है? वातावरण का प्रमुख मतलब स्थान है, मतलब कहें तो जैसे अभी हमने बताया था कि पाठ्यक्रम में क्या होता है कि मतलब सिलेबस होता है प्लस कैरिकुलम होता है, लेकिन हमने जब बहुमुखी प्रक्रिया के बारे में बताया था तब हमने समाज के बारे में और वातावरण के बारे में भी बताया था कि बच्चा समाज और वातावरण से भी सीखता है। तो ये वही टर्म है कि बच्चा जो है वातावरण से बहुत ज़्यादा सीखता है। ठीक है, मतलब बहुत कुछ वातावरण से सीखता है। जीवन उपयोगी जो भी चीज़ें होती हैं वो भी वातावरण से सीखता है। अब बात करते हैं सहायक सामग्री। सहायक सामग्री क्या होता है? तो जो भी पढ़ाते समय जिन भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो सहायक सामग्री के अंतर्गत आती है, जैसे मार्करम हो गया, बोर्ड हो गया। ठीक है, जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप लोग पढ़ाएंगे चार्ट वगैरह बनाएंगे, मॉडल बनाएंगे, वो सब सहायक सामग्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब बात करते हैं पाठ्यक्रम। सीधी सी बात है, कोई पाठ्यक्रम एक किसी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम की ज़रूरत तो पड़ती है। मूल्यांकन क्या होता है कि पढ़ाने के बाद जब हम बच्चे को ये चेक करते हैं कि भाई उसने कितना सीखा, टेस्ट लेते हैं ना, वो जो प्रक्रिया और टेस्ट की होती है वो हमारी मूल्यांकन कहलाती है। ठीक है, सारे टर्म समझ में आ गए? चलिए, अच्छा, एक इनमें से ये और होता है अनुकूल और प्रतिकूल। ठीक है, मतलब अनुकूल शिक्षण अधिगम परिस्थितियां और प्रतिकूल शिक्षण अधिगम परिस्थितियां। अनुकूल का मतलब क्या होता है कि भाई ये टर्म है जो, मतलब देखिए ऐसे समझिए कि शिक्षण विधियों का अगर हम अनुकूल तरीके, मतलब बच्चे के हिसाब से कि बच्चे की अभिक्षमता, रुचि, योग्यता क्या है, इनको ध्यान में रखते हुए, उसके वातावरण को ध्यान में रखते हुए, उसके सिलेबस को ध्यान में, मतलब जो भी ये परिस्थितियां हैं, ये भी जो भी अंग हैं, इनको ध्यान में रखते हुए बच्चे के लिए जो भी अच्छा सोचते हैं ना, तो वो हमारी अनुकूल शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में आ जाता है। इससे क्या होता है? इससे शिक्षा का और उससे मतलब उसके मस्तिष्क का या कहें उसके व्यक्तित्व का या उसके शिक्षा का विकास होता है। ठीक है, अगर यही बात करें तो प्रतिकूल क्या होता है? प्रतिकूल का क्या मतलब है? बच्चा समझ नहीं पा रहा है, आप वो प्रविधि यूज़ कर रहे हैं। बच्चा, जैसे हम हिंदी माहौल में पढ़े हुए हैं, अगर कोई बच्चा अंग्रेजी का है या बात करें तो पंजाब या अलग अलग स्टेट से जिनकी उनकी मातृभाषा अलग होती है, वो इस माहौल में आके पढ़े तो वो उतना नहीं कवर कर पाएगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें प्रतिकूल परिस्थितियाँ में आ जाती है कि बच्चे के अनुसार हम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है? इससे वो मतलब शिक्षा का विकास नहीं हो पाता, शिक्षा का विकास नहीं हो पाता। ठीक है, अच्छा, इनको ये भी कह सकते हैं कि ये कैसी है? ये धनात्मक है शिक्षा, और ये कैसी है? ये ऋणात्मक शिक्षा है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को।
चलिए अगला देखते हैं। शिक्षा का क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र, शिक्षा दर्शन, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा समाजशास्त्र, शैक्षिक प्रशासन और भी हैं। अभी ये समझ लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो शिक्षा दर्शन क्या है, मतलब विभिन्न विद्वानों ने अपनी अपनी विचारधाराएं दी शिक्षा को लेकर, ठीक है। प्राच्यवाद और पाश्चात्यवाद की हमने बात करी, और उदारवादी, उपयोगितावादी आगे चैप्टर है, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी ये समझ लीजिए कि यहाँ पे शिक्षा दर्शन का मतलब उपयोग कैसे किया गया और उन्होंने पाठ्यक्रम या शिक्षा के क्षेत्र में क्या भूमिका निभाई। तो उन्होंने वर्तमान या तत्कालिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में भूमिका निभाई, मतलब पाठ्यक्रम को उसी हिसाब से, उसी तत्कालिक परिस्थिति के हिसाब से उन्होंने निर्माण किया, ठीक है। तो इसका टर्म बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है शिक्षा के क्षेत्र में। अब बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। ये मनोविज्ञान मेनली जो होता है हम लोग पढ़ते हैं बाल मनोविज्ञान के अंदर, मतलब बच्चों, सीखता कौन है, बच्चा सीखता है, तो वही हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि बालक के मनोदशा को सीखते हैं कि बच्चा किस आयु में, किस माहौल में कितना अच्छा से अच्छा सीख सकता है, उसका ज्ञान कितना स्थायी हो सकता है। अब बात करते हैं शिक्षा समाजशास्त्र। जैसा कि हमने समाज या वातावरण की बात करी थी कि शिक्षा बालक जो है वो वातावरण से भी सीखता है, समाज से भी सीखता है, वो जो है समाज के मतलब समाज के नियम कानूनों को सीखता है, जिससे वो एक अच्छा नागरिक भी बन सके, ठीक है। शैक्षिक प्रशासन की बात करें तो पहले के, जब बहुत प्राचीन काल की बात है, जब शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी, गुरुकुल प्रणाली चलती थी, गुरु स्वतंत्र रूप से शिक्षा देते थे, उस गुरुकुल पे किसी का कोई अधिकार नहीं होता था। लेकिन बाद में जब मठ और संघ बने बौद्ध काल में, तब शिक्षा जो हो गई प्रशासनिक रूप में हो गई। इसमें क्या होता था कि ये भी शिक्षा दी जाती थी कि प्रशासन कैसे करें, मैनेजमेंट कैसे करें, ताकि एक व्यवस्थित रूप से, जो आज के वर्तमान समय में एक व्यवस्थित रूप से जो शिक्षा चलती है स्कूल कॉलेजेस में, वैसी शिक्षा हो जाए, ठीक है। समझ गए। आगे पॉइंट देखते हैं। आगे के पॉइंट हैं शिक्षा का इतिहास, शिक्षा का इतिहास, तुलनात्मक शिक्षा, शैक्षिक समस्याएं और शिक्षण विधि या कहें प्रविधि, ठीक है। अच्छा देखिए, शिक्षा का इतिहास। शिक्षा का इतिहास हम लोग क्यों पढ़ते, देखो ये दोनों टर्म एक से ही हैं। क्यों, क्या भूमिका है, क्या क्षेत्र, मतलब क्या शिक्षा में इसका योगदान रहा, पहले के समय में कैसी शिक्षा होती थी, आज के समय में कैसी शिक्षा होती है, इसका तुलनात्मक भी होता है। हम लोग इतिहास क्यों पढ़ते हैं, ताकि जो भी हमने भूतकाल में सीखा है वो वर्तमान में हम उन गलतियों को ना दोहराएं, ठीक है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए तो पहले के दौर में लिखना नहीं होता था उतना, मौखिक विधि का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे, कंठस्थ किया जाता था, और क्या बोल रहे हैं, रटंत पद्धति को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता था। तो वो बालकों के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन होता था और बहुत से बच्चे नहीं पढ़ पाते थे। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा हो, उसी से समाज का विकास हो सकता है। इसीलिए उन कमियों को दूर करके हमने नई नई चीज़ें लेके आए, लिखना, पढ़ना, खेलने की विधि, ये सारी की सारी इसी में आया, क्योंकि हमने पुरानी चीज़ों से कुछ नया सीखा। अब बात करें शैक्षिक समस्याएं। शैक्षिक समस्याएं क्या हो सकती हैं फ्रेंड्स, जनसंख्या हो सकती, देखिए लिख दें हम यहाँ पे, शैक्षिक समस्या क्या है, जनसंख्या। अच्छा एक टर्म आएगा अभी आगे पॉइंट में,
तब हम बताएंगे इसको डिटेल में। अभी यही समझ लीजिए शैक्षिक समस्याएं क्या है, ठीक है, क्योंकि अभी आगे आएगा तब हम बताएंगे। तो शैक्षिक समस्या क्या है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो भी समस्याएं आती हैं वो क्यों आती हैं और उनका निराकरण कैसे किया जा सकता है, ठीक है, यही समझिए। अभी आगे इसी के बाद आता है टॉपिक। अगला है शिक्षण विधि या प्रविधि। जैसे कि मनोवैज्ञानिक लोगों ने बच्चा की मस्तिष्क और मनोदशा को सीखते हुए शिक्षण विधियां और प्रविधियां बनाई, जिससे कि अच्छे से अच्छे बालकों को अच्छे तरीके से सिखा सके और बच्चा उसे अच्छे तरीके से ग्रहण कर सके, उसका जो ज्ञान है वो स्थायी हो सके, ठीक है। तो ये सारे शिक्षा के क्षेत्र थे। अब चलिए बात करते हैं अगले टर्म की। शिक्षा व अनुदेशन, ठीक है, दोनों टर्म अलग अलग हैं। शिक्षा क्या है? शिक्षा एक व्यापक अर्थ में होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है शिक्षा। अनुदेशन क्या है? ये शिक्षा का ही एक अंग है, शिक्षा का अंग है ये। अगली बात करें, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ठीक है। लेकिन ये क्या है? ये सिर्फ क्लासरूम तक ही सीमित है, ठीक है, क्लासरूम तक सीमित। जैसे कोई टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, तब अनुदेशन चल रहा है, जैसे ही उसने क्लास छोड़ी वैसे ही अनुदेशन खत्म। मतलब अनुदेशन क्या है? अनुदेशन सिर्फ क्लासरूम तक ही सीमित रहता है, लेकिन शिक्षा क्या है? वो एक व्यापक अर्थ में आती है, वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। अच्छा देखिए, इसमें क्या आता है, शिक्षा जो है वो औपचारिक भी हो सकती है प्लस अनौपचारिक। औपचारिक और अनौपचारिक के बारे में हमने बताया था, ठीक है। लेकिन अनुदेशन क्या है? ये एक निश्चित टाइम पीरियड क्लास चल रही है, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और एक ही व्यक्ति पढ़ाता है, एक ही स्थान पे पढ़ाता है, एक ही टाइम पीरियड पे पढ़ाता है, तो ये क्या हो गई? ये एक औपचारिक शिक्षा हो गई, ठीक है। इसके पॉइंट याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला है हमारा, ये एक बाल केंद्रित शिक्षा है, ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा। ये है शिक्षक केंद्रित शिक्षा। अच्छा देखिए, अब बता दें बाल केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा। तो बाल केंद्रित यहाँ पे क्या होती है शिक्षा? बच्चा जरूरी नहीं टीचर की ज़रूरत हो, वातावरण से सीख सकता है और समाज से सीख सकता है, देख के सीख सकता है, अनुकरण करके सीख सकता है, वहाँ पे ज़रूरी नहीं टीचर हो, है ना। तो यहाँ पे बालक को मुख्य माना गया है, ठीक है। और अगर क्लासरूम की बात की जाए तो यहाँ पे शिक्षक जो होता है वो सुविधादाता के रूप में होता है, ठीक है। लेकिन अगर एक पुराने तौर की बात करें, पहले के समय की, जो अनुदेशन था वो शिक्षक केंद्रित था। वहाँ पे क्या है कि शिक्षक जो है वो पढ़ाता था, बच्चे बैठ के सुनते थे और समझते थे, ठीक है। बच्चा का उतना रोल नहीं होता था, सब चीज़ें टीचर करता था, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आएगी। चलिए अगले टर्न पे चलते हैं। आई होप जो भी कुछ बताया जा रहा है एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अब बात करते हैं शिक्षा व साक्षरता। शिक्षा तो हम पढ़ ही चुके हैं, है ना। अब साक्षरता पढ़ते हैं। साक्षरता क्या है? साक्षर शब्द से बना है, इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ बताएं तो अक्षर से परिचित कराना, ठीक। समझ गए? साक्षर शब्द से बना है, इसका अर्थ हुआ अक्षर से परिचित कराना। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं है, वो पढ़ना लिखना नहीं जानता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो असभ्य है या अशिक्षित, मतलब वो समाज के लायक नहीं है, है ना। तो अगर कोई व्यक्ति समाज के जो नियम कानून होते हैं, ठीक है, उसके तहत चलता है, अनुकूल व्यवहार करता है, तो वो भी एक शिक्षित साक्षर व्यक्ति के अंतर्गत आता है, ठीक है।
ज़रूरी नहीं है उसको लिखना पढ़ना आ रहा हो, ठीक है। अच्छा देखिए अगला पॉइंट है, साक्षरता में 3 आर होते हैं, कौन कौन से? रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक, ठीक। पढ़ना, लिखना और गिनना, ये मूलभूत संक्रिया है कि ये चीज़ें आनी चाहिए, मतलब साक्षर व्यक्ति में ये 3 चीज़ें तो आनी ही चाहिए। अच्छा अगला देखिए, अगला है पॉइंट, इसको जो साक्षरता है वो शिक्षा का पर्याय ना है, मतलब शिक्षा का पर्याय नहीं है, पर्याय ना होकर, ये इम्पोर्टेंट है, मतलब इसी के अंतर्गत आता है कि ये क्या है, औपचारिक और नियोजित शिक्षा की प्रथम सीढ़ी है, ठीक है। समझ लीजिए क्या है ये। औपचारिक को तो आपको पता ही है, बच्चा मतलब निश्चित टाइम प्लेस पे होता है ना। नियोजित शिक्षा के टर्म को आप समझ लीजिए। देखिए पहले नियोजित शिक्षक को समझिए। नियोजित शिक्षक क्या होते हैं, ठीक। और इसका एग्जाम्पल है शिक्षा मित्र, ठीक है। देखिए उन व्यक्तियों को जो थोड़े पढ़े लिखे होते हैं, उनको जहाँ पे शिक्षा की आवश्यकता होती है एज अ टीचर उनको भेजा जाता है। जो बेरोज़गार जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको ऐसी जगह भेजा जाता है जहाँ शिक्षा की आवश्यकता होती है। जैसे एक समय में टीचरों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हुई थी, लेकिन हमें उस टाइम पे शिक्षक नहीं मिले, तो शिक्षा मित्रों को उस वक्त भर्ती कर दिया था, ठीक है। अब ऐसे ही नियोजित शिक्षा की बात करें तो जो बच्चे जो गरीब और बेरोज़गार हैं, जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते या फिर मजदूरी वगैरह करते हैं, तो उनको वो लोग शिक्षा से दूर हो जाते हैं, तो उनको शिक्षा की धारा में लाना या बोले तो उनको शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। उनके माहौल के हिसाब से उनको शिक्षा प्रदान करना ही नियोजित शिक्षा होती है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप ये समझ गए होंगे टर्म। चलिए आज की क्लास का हमारा लास्ट टर्म है और इस चैप्टर का भी ये लास्ट टर्म है। क्या है? वर्तमान समय में शैक्षिक समस्याएं। देखिए ये समस्याएं जो हैं ये हम अपने भारत के सेंस में बता रहे हैं। टर्म है जनसंख्या। जनसंख्या फ्रेंड्स कैसे शैक्षिक समस्या है? जनसंख्या इतनी हो रखी है कि हमें टीचर या कहें तो स्कूल कॉलेजेस इतने प्रोवाइड नहीं हो पाते हैं जिस हिसाब से जनसंख्या है, इसलिए शिक्षा वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। बहुत से लोग गरीब होते हैं, बेरोज़गार होते हैं, वो शिक्षा ग्रहण करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, ठीक है। उसी के लिए नियोजित शिक्षा होती है। अगला टर्म है राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय एकता का अभाव। देखिए ये तो खैर अब नहीं है इतना, लेकिन पहले हुआ करता था। पहले क्या था कि अपना जो देश है वो अलग अलग संस्कृतियों में विख्यात है। अलग अलग संस्कृति, बहुत सारी संस्कृतियाँ इसलिए विख्यात है। तो पहले के टाइम पे क्या होता था, अलग अलग स्टेट में अलग अलग संस्कृति और अलग अलग भाषा होती थी, उनका अलग अलग पाठ्यक्रम हुआ करता था, ठीक है। तो उसमें राष्ट्रीय भावना नहीं हो पाती थी उतना, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब एक NCERT का टर्म आया है जो पूरे ऑल ओवर द इंडिया में एक ही पैटर्न चलता है, बस लैंग्वेज अलग हो जाती है लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही चलाते हैं, ठीक है। उनका स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट की जो जानकारी है वो उसमें देते हैं, ठीक है। अब बात करें मूल्यपरक शिक्षा।
मूल परक शिक्षा, या इसको कह सकते हैं नैतिक शिक्षा। फ्रेंड्स, नैतिक शिक्षा का तो अब अभाव ही हो गया है। क्यों? पहले के समय में गुरुओं की या बड़ों की बहुत ज़्यादा सम्मान हुआ करता था, बहुत ज़्यादा उनका आदर सत्कार किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो इसकी बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है। ये हमारे शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा अभिशाप सा हो गया है। ठीक है, अगला है हमारा अपव्यय व अवरोधन। ठीक है, देखिए ये टर्म सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, इतना समझ में आ गया। अब अपव्यय और अवरोधन मैं आपको अलग से बताता हूँ, है ना। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टर्म है, अपव्यय और अवरोधन। टेट, सी टेट, सुपर टेट में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, और सिंपल तरीके से हम आपको बता देंगे, आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। बहुत से बच्चे डाउट में रहते हैं कि अपव्यय क्या है, मतलब पहले तो जानते नहीं हैं, जब जान जाते हैं तो कंफ्यूज रहते हैं क्या अपव्यय है क्या अवरोधन है। ठीक है, तो देखिए व्यय से मतलब क्या हुआ? खर्चा, मतलब खर्चा किया है ना, वही तो व्यय होता है। तो कोई बच्चे ने एडमिशन लिया, रुपए लगाए, उसके बाद उसने वो सेशन पूरा कंप्लीट नहीं किया, और उसको किसी वजह से, वैसे तो मेनली वजह गरीबी हो जाती है या फिर किसी भी वजह से वो छोड़ के चला जाता है स्कूल। ठीक है, तो बीच सेशन में छोड़ देता है, बीच सत्र में अगर छोड़ के चला जाता है, बीच सत्र में छोड़ देता है, ठीक है, तो वो हमारा अपव्यय हो गया। ठीक है, कोई बच्चा अगर बीच क्लास मतलब बीच सेशन से ही छोड़ के चला जाता है, उसकी पढ़ाई रुक जाती है, तो वह अपव्यय कहलाता है। अब अवरोधन की बात करें, अवरोधन का सेंस रोकना, है ना। तो एक ही क्लास में बार बार रोका जाना। अब ये रोका जाना है, ज़बरदस्ती रोक दिया है, मतलब वो बच्चा फेल होता है, मतलब लगातार एक ही क्लास में फेल होते, एक ही क्लास में रह जा रहा है। तो इसमें छात्र की कोई गलती नहीं, इसमें शिक्षक की गलती है कि उसने अच्छी शिक्षण विधियों का इस्तेमाल नहीं किया, है ना। तो ये आई होप समझ में आ गया होगा टर्म। ये हमारे क्लास का आखिरी टर्म था। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई चीज़ की कमी है तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो थैंक यू, मिलते हैं कल।